नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे एक बार आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम यहां आज एक बार पुनः MP 12th एग्ज़ाम के लिए जो हमारा साइंस केमिस्ट्री है एग्रीकल्चर के अंदर, उसका एक और चैप्टर यहाँ देखने जा रहे हैं, जो कि आपको एकदम निःशुल्क MGCI कोचिंग के द्वारा इस MGCI के YouTube चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर अल्कोहल, किण्वन और यूरिया के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज के हम लेक्चर के अंदर जैव अणु हमारे क्या हैं, इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह चैप्टर 12th एग्जाम में हमसे 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसमें हमारा 1 मार्क्स का क्या यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर हमें 1 नंबर का रिक्त स्थान पूर्ति क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही हमको 1 नंबर में सत्य असत्य क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंतर्गत पूछा जाएगा। ठीक, और एक हमारे पास यहाँ 3 नंबर का क्या यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी मुख्य बातें मिलती हैं और उन मुख्य बातों से किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, आइए उन चीजों को हम यहां से सीखें। तो हमें क्या इस चैप्टर का नाम जो है जैव अणु बायोमॉलिक्यूल के रूप में दिया है। तो ये जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे तो इसके क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक, तो ये जो जैव अणु हैं एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनको क्या हम जीवित कोशिकाओं के साथ बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम जीवित चीजों से प्राप्त करें, अर्थात जीव जंतु या पादपों से मिलने वाला वह कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, बायोलॉजिकल जो हमारी रिएक्शन है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, उनको करने में मदद करते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक को हमने जैव अणु बायोमॉलिक्यूल कहा है, जिनका हमारे शरीर के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको जैव अणु कहते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, अब हमारे पास जो मुख्य जैव अणु हैं उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या प्राप्त होने वाली है, ऊर्जा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो जैव अणु है प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन का काम होता है कोशिकाओं का निर्माण करना। हम सबको मालूम है कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, और इन कोशिकाओं का निर्माण हम किस जैव अणु की मदद से करते हैं, प्रोटीन। और शारीरिक वृद्धि विकास को भी क्या हमें प्रोटीन कर देगा। उसके बाद है हमारा एंजाइम, जो कि कई जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या उत्प्रेरित करने का काम करता है। ठीक, तो कई जैव रासायनिक क्रियाओं को किसकी मदद से हम संपन्न कराते हैं, तो वो है एंजाइम। फिर है हमारा वसा, जो कि हमारे शरीर के लिए ताप नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, ताप नियंत्रण का। एक अंतिम आखिरी हमारे पास जो जैव अणु होता है वो विटामिन। और विटामिन क्या हमें कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं इस महामारी में क्या हमें विटामिन सी को लेने के लिए कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करने में, बैक्टीरिया की क्रिया को रोकने में मदद करता है। ठीक, तो इनका हमारे शरीर के लिए होना बहुत जरूरी है। अब इन जैव अणु के साथ हमको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, आइए उनको यहां से सीखें। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है लिपिड्स है, लिपिड इज। तो हमारे ये जो लिपिड हैं वो वसा के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है,
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको हम वसा से प्राप्त करें, क्या वे लिपिड कहलाते हैं? जिनको रासायनिक रूप से हम ट्राइग्लिसराइड एस्टर कहते हैं। तो हमारा रासायनिक रूप से जो लिपिड है वो एक प्रकार का ट्राइग्लिसराइड एस्टर है, जिसको वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल की क्रिया कर हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ लिपिड के लिए जो आंसर कहना है, क्या वो फैट वसा है, क्योंकि उसी से उसको उत्पन्न कराया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन है। ठीक, सनसाइन मतलब ऐसा विटामिन जो कि हमको सूर्य की उपस्थिति में प्राप्त हो, और हमें मालूम है कि ऐसा विटामिन क्या विटामिन डी है, जिसको हम सूर्य की उपस्थिति में मानव त्वचा के ऊपर निर्मित करते हैं। हमने ऐसा कई बार सुना होगा कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको धूप दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि उनके अंदर विटामिन डी का प्राप्त मात्रा में निर्माण हो सके, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत हो सके। ठीक, तो विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत और उनको संरचना देने में भी मदद करता है। तो हमारा यहाँ पर सनसाइन विटामिन कौन है? विटामिन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें हम जल्दी से। यहाँ हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है फ्रक्टोज है। ठीक है, अब भाई ये जो फ्रक्टोज है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज एक प्रकार के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और वो भी कैसे भाई? तो हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में पढ़ते हैं। हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए हमको डेफिनेशन क्या दी गई है कि वे कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब सर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे OH समूह के साथ आपको एल्डिहाइड समूह दिया जाए या कीटोन समूह दिया जाए, आप वहां पर क्या इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हो। और जब बहुत सारे OH के साथ एल्डिहाइड हो तो हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में देखना है। और बहुत सारे OH के साथ कीटोन क्रियात्मक समूह हो तो क्या हमें उसे फ्रक्टोज के रूप में देखना है। तो हमारा फ्रक्टोज एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर जिसकी मैं संरचना बनाना चाहूं तो आप लोग यहां देखें कि हम फ्रक्टोज की कैसी संरचना बनाते हैं। ठीक, जिसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। ठीक, जहां हमको 6 कार्बन मिलते हैं। कितने कार्बन? 6 कार्बन, जिनको हम इस तरह से जोड़ते हैं। हर कार्बन पर हमको HOH मिलेगा। इसका क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ OH H, यहाँ OH H और यहाँ OH H के साथ CH2OH। इस तरह से हम फ्रक्टोज की संरचना बनाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, जीरोफ्थेलिमिया होता है, किरेटोमलेशिया होता है। ये सब हम विटामिन ए की कमी पर होने वाले रोग के डिफिशियंसी के रूप में देखते हैं। अब रतौंधी, जिसमें कि व्यक्ति को सामान्य प्रकाश के अंदर धुंधला नजर आता है, और ऐसा कब होता है? जबकि उसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। तो हमारे पास इसके लिए क्या आंसर रतौंधी होगा, जिसको इंग्लिश में हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और यह प्रश्न 12th एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कई बार आ चुका है। ठीक, देखें अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड। ठीक, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इज। तो हम जो सबसे अधिक पॉलीसेकेराइड इस नेचर में पाते हैं वो है सेल्यूलोज।
और ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि सर्वाधिक मात्रा में इस नेचर में मिलता है। ठीक, इसीलिए इसको हम मोस्ट अबंडेंट कहते हैं। ठीक, तो सेल्यूलोज हमारा जितना भी लकड़ी है, कपास है, इन सब के अंदर मिलने वाला एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो कि कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव भी होता है। ठीक, फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी एक प्रकार के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, ऐसा विटामिन जिसको हम वसा के अंदर घोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो विटामिन डी है इसको रासायनिक रूप से हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इनकी कमी से हमको क्या यहाँ पर जो रोग मिलता है वो विटामिन डी बोला गया है, जो कि हमें रिकेट्स, कौन सा रोग, रिकेट्स, जो कि क्या बच्चों की हड्डियों को लचीली और मुलायम कर देता है। इस तरह की बीमारी क्या हम विटामिन डी की कमी से देखते हैं। ठीक, और भी हमारे पास विटामिन डी की कमी की बीमारी होती है। एक ऑस्टियोमलेशिया है जो कि हमको वयस्कों में मिलती है। ठीक, और कुछ बच्चों की हाइट कम रह जाती है जिसको हम बौनापन कहते हैं, यह भी हमको विटामिन डी की कमी पर मिलती है। ठीक, तो विटामिन डी की कमी पर हमको यहां से जो बीमारी देखना है वह है रिकेट्स। ठीक, अब जल्दी से अगले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारा क्या सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपलेस्ट शुगर है, इसको हम और सरल कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते हैं। इसके अंदर हमको एक ही प्रकार की मोनोसेक्राइड इकाई मिलती है जिसके कारण हम इसको क्लासिफाइड कर किस तरह के ग्रुप में रखते हैं, मोनोसेक्राइड में। ठीक, हमको ग्लूकोज के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, तो हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज दो एग्जाम्पल देखना है, याद रखना है, जो कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट में हम देखते हैं, क्योंकि हम इनका जलपघटन कर और सरल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखें, यहां हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठी शर्करा है, स्वीटेस्ट शुगर, तो हम सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं। ठीक, जो कि जनरली हमको गन्ने चुकंदर से मिलती है। ठीक, इसको हम केन शुगर भी बोलते हैं, नहीं इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका हम जनरली उपयोग खाने में करते हैं। तो हमको जब भी सबसे स्वीटेस्ट शुगर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको वहां फ्रक्टोज कहना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, देखें आप यहां अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है साइनोकोबालमीन इज, और ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। यहां पर भी हमको दो बातें क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। पहली तो हम देख रहे हैं साइनोकोबालमीन इज, तो ये जो है विटामिन B12 का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, जो कि हमें आंसर मिल चुका है। अब हमको एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है कि साइनोकोबालमीन में कौन सी हमको मेटल, कौन सी धातु मिलती है, तो उसका नाम है कोबाल्ट। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि विटामिन B12 के अंदर मिलने वाली मेटल, तो हमको कोबाल्ट कहना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर विटामिन B12 के लिए 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पहला तो है साइनोकोबालमीन किसके केमिकल नेम के रूप में देखते हैं, तो वो विटामिन B12 हो गया, और विटामिन B12 से मिलने वाली धातु मेटल कोबाल्ट। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर में संचित किया जाने वाला विटामिन, विच विटामिन स्टोर्ड इन बॉडी, हमारे पास उसके ये रहे ऑप्शन। अब मैं आपको जल्दी से यहाँ विटामिन के ऊपर एक और जानकारी दे देता हूँ, देखिए जल्दी से आप लोग। हमारे पास विटामिन 2 तरह के होते हैं। ठीक, एक विटामिन ऐसा जिसको हम फैट सॉल्युबल कहते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ठीक, तो फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, और दूसरा जो है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है।
ठीक, मतलब वे विटामिन जिनको हम पानी के अंदर विलय कर सकते हैं। तो दो तरह के हमारे पास विटामिन होते हैं, पहला जो वसा के अंदर घुलनशील हो, दूसरा जो जल के अंदर घुलनशील हो। अब हम वसा के अंदर जो घुलनशील विटामिन हैं उसके लिए ए, डी, ई के विटामिन कहते हैं, और यही हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर्ड रहते हैं। इनको हम कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं? बॉडी में, ठीक। पर हमारा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बी और बी ग्रुप विटामिन है और विटामिन सी है, जिसको हम बॉडी में स्टोर्ड नहीं कर सकते हैं, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। कौन से विटामिन को? जो वाटर सॉल्युबल हो, और वो कौन सा है? विटामिन बी, बी ग्रुप एंड विटामिन सी। तो यहां से आपको इस बात को भी याद रखना है कि कौन से विटामिन को हम वसा में घुलनशील कहते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, साथ ही कौन बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, कौन नहीं। तो जितना भी वसा में घुलनशील विटामिन है वो सब शरीर के अंदर संचित किया जा सकता है, जो जल में घुलनशील विटामिन उनको हम संचित नहीं कर सकते, ठीक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखें यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारे पास अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो रिक्त स्थान के रूप में रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखें यहां, ग्लूकोज का अणुसूत्र। तो हमें मालूम है अगर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो C6H12O6, ठीक है। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो देखें यहां, दूध में हमें मिलने वाली शर्करा। तो दूध में हमें कौन सी शर्करा मिलती है? तो उसका आंसर है लैक्टोज। दूध के अंदर हम जिस शर्करा को देखते हैं लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज जो बना है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज से बना है, ठीक है। तो हमारा मिल्क शुगर कौन कहलाता है? लैक्टोज, ये याद रखना है आपको। और ये जो है ह्यूमन मिल्क में हमें 7% लैक्टोज मिलता है, और जो हमारा काऊ मिल्क है वहां से हमको 5% लैक्टोज मिलता है। ये भी आपको यहां से याद रखना है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है हमारा यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ रंग देता है। तो हम स्टार्च की पहचान करने के लिए उसमें आयोडीन मिलाते हैं। अगर हमारा पदार्थ जो भी है उसके अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो आयोडीन की बूंद मिलाने पर क्या हमको बैंगनी रंग देगा। इस तरह से हम दिए गए पदार्थ के अंदर स्टार्च का परीक्षण करते हैं, ठीक है। वही हमको अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन ए खालिस्तान के अंदर विलय होता है। विटामिन ए इज सॉल्युबल इज। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात को सीखा कि विटामिन ए क्या हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक। तो देखें इसका आंसर क्या वसा है, ठीक। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें यहां हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में खालिस्तान अधिक पाया जाता है। तो आलू में हमें क्या स्टार्च का 70 से 80% भाग मिलता है, ठीक है। तो हमें आलू अर्थात पोटैटो के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट कहना है वो है स्टार्च। अगला है, विटामिन सी की कमी से हमको कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी पर हमको स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, हमको स्कर्वी नाम की डिसीज होती है। किस विटामिन की कमी पर? विटामिन सी की कमी पर, जिसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक। चलते हैं अगली, जो हमारा अगला बिंदु है वो है सही गलत, ट्रू एंड फॉल्स। हमको कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको पहचानना है कि सही है या गलत। बहुत ही सिंपल काम है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। हमारे पास यहाँ पर जो पहला इस बात के ऊपर क्वेश्चन है वो है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बिल्कुल सही हैं। हम पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो अम्ल के बहुलक विटामिन कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अमीनो अम्ल का जो बहुलक है वो प्रोटीन होता है, और हमें क्या इस स्टेटमेंट में विटामिन दिया गया है जो कि हमारे लिए क्या है, रॉन्ग है। ठीक, हमारी अब जो नेक्स्ट यहां पर सत्य असत्य है, देखो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी डिसीज बोलते हैं। ये क्या विटामिन ई की कमी पर होता है? बिल्कुल, विटामिन ई की कमी पर हमको नपुंसकता देखने को मिलती है, जो कि इस स्टेटमेंट के अनुसार करेक्ट है। ठीक, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, विटामिन बी12 की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि गलत है। विटामिन बी12 की कमी से हमको एनीमिया रोग होता है, एनीमिया डिसीज होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या होती है, गलत। इस तरह से क्या हमको सत्य असत्य के लिए काम करना है। ठीक, अब देखो अगला जो सत्य असत्य है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल, दालों के अंदर क्या मिलता है, प्रोटीन। पल्सेस जो है हमारा क्या प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या राइट कहेंगे। फिर अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, एंजाइम प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारा जितना भी एंजाइम है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन। तो ये जो स्टेटमेंट है वह भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो विटामिन डी वसा में विलय है। ठीक, विटामिन डी क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मोम लिपिड है। बिल्कुल, मोम हमारा लिपिड होता है एक प्रकार का, जो कि अखाद्य लिपिड के रूप में हम देखते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमको यहाँ पर क्या ये सत्य असत्य ट्रू फॉल्स देखना था। अब हमारे पास यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कैसे इनके हम आंसर करें, मैं आपको यहाँ बहुत आसान तरीके में एक्सप्लेन कर दूंगा, जिन बातों को आपको अच्छे से सुनकर सीखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा दीजिए। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमें मॉडर्न डेफिनेशन अनुसार कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहना है। ठीक है, हमने जो मॉडर्न डेफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट को बताया है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉली मतलब बहुत सारे, और यहां पर हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। ठीक, तो बहुत सारे OH ग्रुप के साथ आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो आप क्या उसे कार्बोहाइड्रेट कहोगे। जैसे कि हम बात करें, यहां पर दो हमारे पास फेमस एग्जाम्पल हैं। एक तो है ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाकर देखना है कि ये वास्तव में मॉडर्न डेफिनेशन को क्या फुलफिल करता है। ठीक, तो हम बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, तो वो हमको क्या कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक, ये हमारा ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है। अब हमें यहाँ पर देखो बहुत सारे OH ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक, ये बहुत सारे OH ग्रुप, इसके साथ हमको क्या यहाँ एल्डिहाइड मिला है, जो कि हमारी बिल्कुल मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। इसलिए क्या हम ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, इसी तरह हम बात करें फ्रक्टोज की, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। अब हम यहाँ पर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH में इसको डायरेक्ट क्या थ्राइस कर लिख दूं, ये है हमारा मामला। ठीक है, यहां देखें तो बहुत सारे OH के साथ
क्या हमें कीटोन मिला है। ठीक, मतलब यह भी हमारी मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, यह भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो हमें कार्बोहाइड्रेट किसको कहना समझ में आया। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर हमें बनाकर दिया जाता है, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में कराते हैं, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां देखें अगला क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछा जाएगा। एंजाइम की विशेषता। ठीक है, हमको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम बताना है। तो पहला तो हमारा ये जो एंजाइम है किसी भी क्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया चल रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, उसको क्या वो उत्प्रेरित करेगा, एक्साइटेड करेगा, ताकि उस क्रिया को हम कम ताप पर आसानी से करा सके। ठीक, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एंजाइम है ये कोलाइडल प्रकृति का होता है। एंजाइम किस प्रकृति का होता है, कोलाइडल प्रकृति का होता है। तीसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है ये जो है क्रिया विशिष्ट गुण रखते हैं। क्रिया विशिष्ट का मतलब क्या है, एक एंजाइम किसी एक ही क्रिया को कराता है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक ऑन द रिएक्शन, अर्थात एक एंजाइम एक विशेष रिएक्शन पर ही अपने रिएक्शन को शो करेगा। जैसे हमने सबने ग्लूकोज को क्या किण्वन कर जाइमेज एंजाइम से एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हमने उस जाइमेज को कहीं और यूज नहीं किया। ऐसा हर एंजाइम क्या एक स्पेसिफिक रिएक्शन पर ही अपने रिएक्शन को परफॉर्म करता है, वो किसी अदर रिएक्शन पर काम नहीं करता है। तो फोर्थ इसकी जो हमारे पास विशेषता है कि हम इसको क्या 6 से 7 pH पर ही जनरली यूज करते हैं। इसको ना तो खूब एसिडिक ना खूब बेसिक नेचर में लेकर हम रिएक्शन कराते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर हमारा एंजाइम सबसे अच्छा क्या हमें रिएक्शन कर देता है, क्योंकि 35 से ऊपर ताप पर ये नष्ट हो जाएंगे और 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ये निष्क्रिय रहता है। तो ये थे हमारे पास एंजाइम की विशेषताएं। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर जल्दी से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट का पहला और महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, पहला काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा और महत्वपूर्ण काम है शरीर के अंदर ताप को क्या एक समान बनाए रखना। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रख पाएंगे। तीसरी और जरूरी बात, क्या हमें इस कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो सेल्यूलोज मिलता है ये हमारे पौधों में कई तरह के क्या पादपों के अंगों का निर्माण कराता है। ठीक, तो सेल्यूलोज प्रकार का कार्बोहाइड्रेट प्लांट के ऑर्गन निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के कई उपयोग है जो कि हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हम अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखें। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जल व वसा में विलय विटामिन के नाम और हमें उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को देखना है। ठीक, तो आपको मैंने विटामिन कौन कौन से वसा के अंदर घुलनशील है, कौन कौन से जल में घुलनशील है, इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां हम विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारी पर बात करेंगे। तो हमारे पास विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से हमें रतौंधी जीरोप्थेलिमिया रोग होता है। ठीक है, दूसरा विटामिन B1 है
जिसके लिए रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी रोग और भूख न लगना ऐसे हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग और मसूड़े में सूजन आना जैसे लक्षण दिखते हैं। फिर है हमारा विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसके लिए हम जो बीमारी देखते हैं रिकेट्स और सूखा रोग। ठीक, अगला हमारा विटामिन है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जिससे हमें क्या जो बीमारी देखने को मिलती है वो बांझपन और नपुंसकता रोग जैसी डिसीज हमको विटामिन ए की कमी पर मिलती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्यूनान है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और एनीमिया जैसे हमको रोग देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारे पास विटामिन के लिए उसका रासायनिक नाम और उसकी कमी पर होने वाली बीमारियां। ठीक है, क्लियर। अब हम यहां एक और बात जल्दी से समझे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक, तो हमारे पास यहां एक और छोटा सा जो बिंदु होता है वो है साबुन। ठीक, तो साबुन हम किसको कहते हैं उसके रासायनिक नाम की बात कर ले तो साबुन होता है हमारा उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण, ये है हमारा साबुन का रासायनिक नाम। ठीक है, जिसके लिए हम अगर फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास साबुन का सूत्र होता है RCOONA या K। ठीक, तो हमको कई बार साबुन का नाम और उसके सूत्र को पहचानने का ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ठीक है, तो हम यहां से उसको पहचान कर क्या इस तरह से काम कर देख लेंगे। फिर हमारे पास दो तरह का साबुन होता है, एक होता है नहाने का साबुन। ठीक है, अब नहाने के साबुन के लिए हम जो सूत्र देखते हैं वो RCOOK, ये उच्च वसीय अम्लों का पोटेशियम लवण होता है। ठीक, अब हमारे पास एक और साबुन होता है जो कि हमारे पास कपड़े धोने के साबुन के नाम से मिलता है, कपड़े धोने का साबुन। ठीक है, जिसका हम सूत्र RCOONA, ये उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है। ठीक है, तो साबुन भी कितने तरह के हो गए, दो तरह के, एक नहाने का और एक कपड़े धोने का। दोनों के लिए हमको क्या सूत्र देखना है वो भी बता दिया गया। ठीक, अब इसको हम मृदु साबुन बोलते हैं, इसको कठोर साबुन बोलते हैं। ये सॉफ्ट सॉप, ये हार्ड सॉप है। ठीक है, दोनों ही साबुन को पशु वसा से बनाया जाता है, उनके लिए हम मेटल अलग अलग लेकर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये साबुन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहां एक लास्ट क्वेश्चन पर जल्दी से हम बात कर लें, वो है लिपिड से क्या समझते हैं, लिपिड के 4 कार्य। तो हमारा ये जो लिपिड है वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का ट्राइग्लिसराइड एस्टर होता है। लिपिड क्या है, एक प्रकार का ट्राइग्लिसराइड एस्टर, जिसके हमारे शरीर के लिए कई कार्य हैं। जैसा कि पहला तो हमारे शरीर के ताप नियंत्रण का काम वसा करता है, मतलब हम किसी भी तरह के क्लाइमेट में चले जाएं हमारी बॉडी टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, क्योंकि वसा जो है ऊष्मा की कुचालक है, तो वो ऊष्मा को ना तो बाहर जाने देगी ना बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देगी, तभी हम अपनी बॉडी का एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। दूसरा, वसा का उपयोग है आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर में संचित वसा जब कभी हम बीमार या उपास रखते हैं तो हमें टूटकर ऊर्जा भी देती है। तीसरा और जरूरी, हमारे शरीर में कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनको सेफ्टी की आवश्यकता रहती है, जैसे हमारे हृदय, हमारा फेफड़ा, हमारे किडनी, ये सबको क्या वसा द्वारा सुरक्षित कर रखा जाता है। ठीक, और एक और लास्ट जो हम काम देखते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के को क्या हम इस वसा के अंदर विलय कर रखते हैं।
ठीक, तो इस तरह से हमें वसा और वसा के कार्य को देखना है। अब आपको मैंने जे वर्णों के अंदर वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे दी है जो आपको 12th एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये जो हमने जे वर्णों के अंदर बात करी ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मैटर है, आप इतना पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।